सो बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और नए नोबल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी फैमिली हो चुकी है 5000 लोगों की और आप सबके इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के मेरा मोटिवेशन ऑल टाइम हाई रहता है और आई होप कि आप मेरा साथ देते रहोगे। चलो वापस आते हैं वीडियो में। पिछले एपिसोड में जियान और क्वीन मेडुसा ने मिलकर 3 सेक्ट अलायंस और जामा एम्पायर के बीच की फाइट को खत्म कर दिया था और ऐसा वो येलो टियान और उन तीनों एल्डर्स का असैसिनेशन के बाद कर पाए। अब इस वक्त जामा एम्पायर पूरी तरीके से पीसफुल हो गया था और जियान की लाइफ भी काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही थी। अब क्योंकि जियान पिछले काफी टाइम से अपनी एल्केमी के ऊपर फोकस नहीं कर पाया था, इस वजह से वो और भी हाई लेवल की बिल रिफाइन करने की कोशिश करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी यान अलायंस जियान को उसका चीफ एल्केमिस्ट मानने लगती है। अब हालांकि यान अलायंस में सारे के सारे एल्केमिस्ट को जियान की फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में पता था, लेकिन अब जियान की एल्केमी स्किल्स देख के उसकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब खैर ये बात जियान भी जानता था कि हर इंसान को सिर्फ फाइटिंग टेक्निक्स और फाइटिंग पावर से नहीं जीता जा सकता और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स थे ये एल्केमिस्ट। इस वजह से जियान ने अपनी एल्केमी से इन सब का अप्रूवल हासिल कर लिया था। अब जियान की एल्केमी स्किल्स उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि अब जामा एम्पायर में उसका कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं था। इस वक्त जियान लेवल 6 की पिल्स को इजीली रिफाइन कर पा रहा था और इस पूरे के पूरे जामा एम्पायर में सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जिसने लेवल 6 की पिल्स को कभी रिफाइन किया हो और वो थे पिल्किंग गुहे और फामा। लेकिन उनकी सक्सेसफुल होने की रेट इतनी ज्यादा हाई नहीं थी जितनी जियान की थी। अब पिछले कुछ टाइम से लिटिल फेरी डॉक्टर की भी कोई न्यूज नहीं आई थी, लेकिन जियान जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने कई एक्सपर्ट्स को भेजा होगा उसकी वोफुल पॉइजन बॉडी के क्योर के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए। और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जियान को पता था कि उसके पास ये खबर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगी और फिर शुरू हो जाएगी एक नई परेशानी। अब क्योंकि स्नेक पीपल ट्राइब के लोग अपनी नई रहने की जगह पे शिफ्ट कर रहे थे, तो इस वजह से क्वीन मेडुसा को वहां पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वजह से जामा एम्पायर में लौटने के बाद वो जियान से बाय बाय करके चली गई थी और उसके बाद फाइनली स्नेक पीपल ट्राइब अपनी नई जगह पे शिफ्ट होने लगते हैं और अभी वहां पे उन लोगों के रहने के लिए नए नए घर बनाए जा रहे थे। अब क्योंकि क्वीन मेडुसा जियान के आसपास नहीं थी, इस वजह से जियान को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि जब से वो जानन एकेडमी से आया है तब से क्वीन मेडुसा उसके लगातार साथ रही है। अब शुरुआत में तो क्वीन मेडुसा जियान को लेके काफी ज्यादा गुस्से में रहती थी, लेकिन पिछले काफी टाइम से जियान ने क्वीन मेडुसा की आंखों में बिल्कुल भी किलिंग इंटेंट देखा नहीं है। अब ऑफ कोर्स सिर्फ जियान के लिए। अब जब तक क्वीन मेडुसा जियान को फॉलो कर रही थी तब तक तो जियान बड़ा नॉर्मल फील करता है, लेकिन अब क्योंकि काइलन उसके पास नहीं है तो जियान को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ से गायब है। इस वक्त जियान अपने अंदर से बहुत ज्यादा खाली खाली सा फील कर रहा था और इस इमोशन को फील करके जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। और इस फीलिंग की वजह से जियान को अचानक से जूनर की याद आ जाती है, क्योंकि अभी तक जूनर की लोकेशन के बारे में जियान को कुछ पता नहीं चला था। अब जूनर का तो जियान की लाइफ में इतना गहरा इम्पैक्ट है जिसे जियान बिल्कुल भी मिटा नहीं सकता। अब जूनर के बारे में सोच के जियान चारों तरफ बहुत ध्यान से देखने लगता है, लेकिन असल में अभी तो जियान बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड था। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि जूनर तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी दोजोंग लेवल पे पहुंचूंगा जिसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा। अब फिर चाहे तुम्हारा क्लैन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन मुझे इसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है एक फिगर जो कि अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी और अभी जूनर एक माउंटेन पीक पे थी। जब हवा से जूनर के बाल उड़ते थे तो वो एकदम स्वर्ग की कोई अप्सरा लगती थी। अब ऑल्दो मुझे नहीं पता कि अप्सराएं होती कैसी हैं, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं है। अब इस वक्त जूनर की आंखें बंद थी जिसे वो थोड़ी देर बाद खोल लेती है और सिर्फ इतने से एक्शन से आसपास का जितना भी फॉग था वो क्लियर हो जाता है और पूरी की पूरी माउंटेन वैली बिल्कुल साइलेंट हो गई थी। जूनर कहती है कि ओल्डलिंग क्या आप वापस आ गए हो? तभी अचानक से एक शैडो जूनर के सामने प्रकट होती है और धीरे धीरे वो ओल्डलिंग के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लिंग जूनर को ग्रीट करते हैं। ओल्डलिंग को देख के जूनर एक स्माइल के साथ पूछती है कि क्या हुआ, क्या आपको उसकी कोई खबर मिली? अब वैसे तो जूनर की आवाज हमेशा बहुत ज्यादा काम और रिलैक्सिंग होती थी, लेकिन इस वक्त हम जूनर की आवाज में थोड़ी सी एंजाइटी को फील कर पाते हैं। अब जूनर को जियान से दूर गए हुए ऑलरेडी 3 से 4 साल हो चुके थे और जूनर इस वक्त काफी ज्यादा मैच्योर भी हो गई थी। अब जूनर पहले से थोड़ी सी कम सेंटिमेंटल हो गई थी, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो उसके दिल में से कभी निकल नहीं सकता और ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं हमारा जियान था, क्योंकि जब भी वो जियान के बारे में बात करती थी तो हम उसके काम और रिलैक्स्ड फेस को थोड़े से चेंज होते हुए देख सकते हैं और शायद इस चीज को पहले से ही ओल्डलिंग ने प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि अब चाहे क्लैन से कितना भी प्रेशर हो, जियान की इमेज को जूनर के दिल से बिल्कुल भी मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब भी जियान की कोई बात होती है तभी ओल्डलिंग जूनर के फेस के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देख पाते थे, वरना जूनर के आसपास तो एक हजारों साल पुरानी कल्टीवेटर जैसा ऑरा फैला हुआ रहता था और वो जनरली इस दुनिया की मोह माया से दूर रहती थी। अब खैर ओल्डलिंग को जूनर की पोजीशन के
के बारे में ही पता था, क्योंकि जूनर थी उसके क्लैन की सक्सेसर, तो आखिर वो नॉर्मल लड़कियों की तरह कैसे बिहेव करती। और जूनर की स्टेटस की वजह से ये पहले से ही निर्धारित हो गया था कि वो नॉर्मल लड़की नहीं होगी, और जो इंसान उसका लाइफ पार्टनर होने वाला है उसे इस दुई की कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना ही पड़ेगा। अब बस ओल्ड लिंक को ये चिंता थी कि जियान उस स्टेज तक पहुंच पाएगा कि नहीं। अब ये पूरा ख्याल ओल्ड लिंक के दिमाग में बस थोड़ी देर के लिए आया था। वो फटाक से अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके जूनर को जियान के बारे में बताने लगते हैं। अब जूनर ओल्ड लिंक की पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुन रही थी, और इस वक्त हम जूनर की आंखों को शाइन करते हुए देख सकते हैं। जूनर कहती है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि बिग ब्रदर जियान भी अब 2 हुआंग क्लास में पहुंच चुके हैं। अब ये खबर सुन के जूनर काफी ज्यादा सरप्राइज में लग रही थी। जूनर जब यान अलायंस के बारे में सुनती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि यान अलायंस, हाँ अच्छा नाम है। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि बिग ब्रदर जियान मिस्टी क्लाउड सेक्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर लेंगे। ओल्ड लिंक की पूरी कहानी सुन के जूनर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। हॉल ऑफ सोल के बारे में सुन के जूनर का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गया था। वो कहती है कि हॉल ऑफ सोल वाले बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। ओल्ड लिंक उसे मास्टर याओलाओ के कैप्चर होने के बारे में बताते हैं। ये सुन के जूनर कहती है कि मेरा उनसे एक बार इंटरेक्शन हुआ था। अब ऐसा हो सकता है कि उन्हें मेरे स्टेटस के बारे में पता हो, लेकिन जूनर को इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मास्टर याओलाओ ने उसकी पोजीशन के बारे में जियान को बताया है या नहीं। ये बात सुन के ओल्ड लिंक अपना सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त यंग मास्टर जियान को आपका स्टेटस जान के कोई फायदा नहीं होने वाला, और इस वजह से उनके मास्टर ने उन्हें ये बताया नहीं होगा। शूनर एक डीप आवाज में ओल्ड लिंक से बोलती है कि आप अपनी तरफ से कुछ स्पाइस को डिस्पैच करो, उनसे बोलो कि वो हॉल ऑफ सोल की एक्टिविटीज के बारे में पता लगाएं। मुझे लगता है कि अंकल शाओ के डिसअपियर होने में उनका ही हाथ है। ये बात सुन के ओल्ड लिंक एक हेजिटेशन के बाद नोट कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन हॉल ऑफ सोल काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानने वाले हमारे क्लैन में भी काफी ज्यादा कम लोग हैं, और ये सिचुएशन तब है जबकि हमारे क्लैन की कई बार उनके साथ फाइट हो चुकी है। बाकी के नॉर्मल लोगों की तो बात ही छोड़ो। ये बात सुन के जूनर की आंखों में भी एक कूलनेस फ्लैश होती है। वो कहती है कि हॉल ऑफ सोल, मुझे पता है कि तुम तोशे एंशिएंट जेड के पीछे हो, लेकिन अगर किसी ने भी बिग ब्रदर जियान को बिल्कुल भी हर्ट किया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगी जिसके बाद तुम लोग मौत की भीख मांगोगे। हम इस वक्त जूनर की आंखों में एक गोल्डन फ्लेम को फ्लैश होता हुआ देखते हैं। तभी पास में पड़ी एक रॉक अचानक से डिसअपियर हो जाती है। अब जूनर का ऐसा रिएक्शन देख के ओल्ड लिंक भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जूनर नॉर्मली किसी के खिलाफ किलिंग इंटेंट शो नहीं करती। ओल्ड लिंक अभी तक ये सोच रहे थे क्योंकि जियान और जूनर पिछले 4 साल से मिले नहीं है, इस वजह से जूनर की फीलिंग्स जियान के लिए थोड़ी सी कम हो गई होंगी, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन कुछ और ही लग रही है। ओल्ड लिंक अपने मन ही मन में कहते हैं कि जाने उस बंदे ने कौन से मंदिर में जाके पूजा करी थी, क्योंकि अगर लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि यंग मिस जियान के पीछे इतना ज्यादा पागल है तो शायद उसकी यान अलायंस और जामा एम्पायर रातों रात तबाह हो सकता है। वो मन ही मन जियान से कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी से ट्रेन करना होगा, मतलब की कल्टिवेशन करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी ये 2 हुआंग की स्ट्रेंथ बिल्कुल इनसफिशिएंट है। तभी ओल्ड लिंक को कुछ याद आता है और वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता लगा है कि हमारा क्लैन अभी कुछ लोगों को डिस्पैच करने वाला है जो कि शाओ क्लैन से उस की को वापस लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यंग मिस उस की को वापस नहीं ला पाई थी। और इतना ओल्ड लिंक ने बोला ही था तभी एक बहुत ही भयानक और चारों तरफ फैलने लगता है, और इस प्रेशर की वजह से ओल्ड लिंक भी कई स्टेप पीछे लेते हैं। अब इस समय जूनर के पैर धरती से 3 फीट ऊपर फ्लोट कर रहे थे, और हम उसके चारों तरफ एक गोल्डन कलर की फ्लेम को रिवॉल्व करता हुआ देखते हैं। और जब ये गोल्डन फ्लेम जूनर का चक्कर लगा रही थी, हम आसपास की कई रॉक्स को अचानक से डिसअपियर होता हुआ देखते हैं, और ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बीस्ट इन रॉक्स को निगल जा रहा हो। हमारा ध्यान जाता है जूनर के फेस पे, जो कि एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ओल्ड लिंक को देख रही थी, लेकिन यहाँ पे जूनर कुछ कहती नहीं है, और अगले मोमेंट में जूनर एक फ्लैश के साथ उस माउंटेन से नीचे चली जाती है। अब जूनर का ऐसा रिएक्शन देख के ओल्ड लिंक की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो फाइनली अपने होशों हवास में आते हैं। वो एक डायरेक्शन की तरफ मुंह करके कहते हैं कि बच्चे, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसकी वजह से हमारी यंग मिस इतना ज्यादा परेशान हो गई हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है यान अलायंस पे। अब क्योंकि जामा एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन था यान अलायंस, इस वजह से उसका साइज अब और भी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा था। खासकर पिछले साल से कंपेयर करें तो अब ये बहुत ज्यादा फैल चुका था, क्योंकि जामा एम्पायर के मिडिल रीजन का 1/3 हिस्सा यान अलायंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते थे, और इस वक्त यान अलायंस की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल से आगे बढ़ती जा रही थी। हमारा ध्यान जाता है पिल हॉल पे, जो कि यान अलायंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और यहाँ पे सभी तरीके की पिल्स को रिफाइन किया जाता था, और इसके बाद ये रिफाइन करी हुई पिल्स मर्चेंट हॉल की तरफ जाती थी, और मर्चेंट हॉल इन सारी की सारी पिल्स को जामा एम्पायर के हर एक कोने में पहुंचा देता था, और इसमें जो मेन क्लैन शामिल था वो था प्राइमर क्लैन। अब हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो यान अलायंस एक ऐसा पिलर बन चुका था जिसपे पूरा का पूरा जामा एम्पायर टिका हुआ है, और इस बात को जामा एम्पायर के लगभग सभी लोग जान चुके थे, मान चुके थे। अब कुछ ऐसे क्लैंस भी थे जो काफी टाइम से बस देखे जा रहे थे, लेकिन यान अलायंस की ऐसी ग्रोथ को देख के वो भी इसे ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और पिल हॉल जामा एम्पायर के कैपिटल के सेंटर पे था। यहाँ पे हर दिन अलग अलग एम्पायर से नए नए एल्केमिस्ट आते थे, और इस वक्त ये पिल हॉल एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज की जगह बन चुका था, जहाँ पे अलग अलग एल्केमिस्ट आके अपनी
अपनी पिल्स को एक्सचेंज करते थे। हम यहाँ पे अलग अलग पिल फॉर्मूले और पिल इंग्रेडिएंट्स को भी देख सकते हैं। अब क्योंकि जामा एम्पायर में बहुत सारे माउंटेन्स भी थे, तो कई लोग तो यहाँ पे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने का काम करते थे। अब वो इंग्रेडिएंट्स हर इंसान के काम की चीज तो थी नहीं, जिस वजह से वो लोग उन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आते थे, जिससे वो अपने लिए सूटेबल रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके। और खासकर यान अलायंस और जामा एम्पायर की रेपुटेशन को फैलने में मदद करी थी इस वॉर ने। अब इस वक्त पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जामा एम्पायर और यान अलायंस का नाम हो चुका था। जामा एम्पायर ने कुछ ऐसी नई पॉलिसीज बनाई थी जिस वजह से कई देशों के लोग यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, और आसपास के सारे एम्पायर्स में जामा एम्पायर को लेकर क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इन सब चीजों की वजह से जामा एम्पायर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो रहा था। मतलब कि यहाँ के लोग स्वस्थ थे, पावरफुल थे, और यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा था। और यहाँ पे पैसे का मतलब है काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे। अब क्योंकि एक्सचेंज में काफी ज्यादा हसल वसल फैली रहती थी, लेकिन पिल हॉल के डीपेस्ट रीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे थे कई सारे पिल रिफाइनिंग रूम्स जहाँ पे हर समय शांति फैली रहती थी। और ये सारे के सारे रूम्स यान अलायंस के एल्केमिस्ट के लिए प्रिपेयर करे गए थे। और हम हर एक रूम के बाहर एक मेल सर्वेंट और एक फीमेल सर्वेंट को खड़े होते हुए देखते हैं। अगर अंदर से एल्केमिस्ट को किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़ती है तो वो फटाक से इन्हें बता सकता है। हम इन कई रूम्स के सेंटर पे एक पर्पल कलर की रॉक को देख सकते हैं, और इसका काम था कि वो उस रूम की हीट को यहीं पे लॉक कर सके, जिससे सारी की सारी गर्मी और एनर्जी यहीं पे रुक सके। लेकिन ये रॉक्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी और इन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। इस वजह से हर कमरे में इनका अवेलेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब क्योंकि यान अलायंस इस वक्त काफी ज्यादा रिच थी, इस वजह से अच्छे एल्केमिस्ट के लिए ऐसे कई रूम्स अवेलेबल थे। इन कमरों में पिल्स को रिफाइन करने का एक क्राइटेरिया था, और वो था कि वो एल्केमिस्ट कम से कम लेवल 4 से ऊपर का होना चाहिए, और लेवल 4 से नीचे के एल्केमिस्ट बस नॉर्मल रूम्स को यूज कर सकते थे। अब शुरुआत में इस चीज को लेके लोग काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया अब ये लोगों की एक मोटिवेशन बन चुकी थी, और इस वजह से अब कई लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगे थे ताकि वो एक दिन ऐसे रूम्स को यूज कर सकें। और इन सब कमरों के बीच में देखते हम एक बड़े से रूम को, जिसमें से काफी ज्यादा डेंस पर्पल लाइट बाहर आ रही थी, और यहाँ पे जियान, फामा और पिल्किंग गुहे जैसे एल्केमिस्ट ही प्रैक्टिस कर सकते थे, क्योंकि ये रूम था सिर्फ लेवल 5 से ऊपर वाले एल्केमिस्ट के लिए। और इस वजह से ये एक ऐसा एरिया बन चुका था जिसमें एंटर करना पूरी तरीके से नामुमकिन है। इस वक्त उस रूम के चारों तरफ एक मेडिसिनल स्मेल फैली हुई थी। उस रूम के सेंटर पे था एक पत्थर से बना एक प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा था एक बहुत ही बड़ा कल्ड्रन। हम इस कल्ड्रन में इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक फ्लेम को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म टेम्परेचर को चारों तरफ फेंक रही थी। अब इससे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रूम ही एक फर्नेस बन चुका है। हम कई लोगों को इस फर्नेस के चारों तरफ बैठे हुए देख सकते हैं, और वो लोग काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन से इस फर्नेस को देख रहे थे। वो सब साथ मिलकर अपनी हैंड सील को चेंज करने लगते हैं, जिससे उस कल्ड्रन की फ्लेम थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है। तभी फामा इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रिफाइन होते हुए देख खुश हो जाता है। वो कहता है कि अलायंस चीफ का ये मेथड तो काफी ज्यादा अच्छा है। इस मेथड से हम इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग डिवाइड करके आराम से रिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से इस लाइफ डिवावरिंग पिल को रिफाइन करते तो ऐसा हो सकता था कि हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि ये एक लेवल 5 की पिल है। लेकिन अलायंस चीफ के इस मेथड की वजह से हमारी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई हो गई है। इस समय जियान, जो कि उस कल्ड्रन को बहुत ध्यान से देख रहा था, उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जियान के भी आसपास बस लेवल 5 के एल्केमिस्ट थे, और अगर ये रिफाइनमेंट सही रहती है तो ये 5 दिन के अंदर एक पिल को रिफाइन कर सकते हैं। अब बस बात ये थी कि यहाँ पे कोई फेलियर का सामना न करना पड़े, और अगर हम फेलियर की कंडीशन को यहाँ पे ऐड कर दें तो इन्हें करीब 15 दिन लग जाएंगे एक पिल को रिफाइन करने में। लेकिन यहाँ पे हम एल्केमी के टाइम पे होने वाले एग्जॉशन के बारे में भूल नहीं सकते। इस वजह से जियान ने यहाँ पे 2 ग्रुप्स को बनाया था, जिसमें से एक ग्रुप इंतजार कर रहा था कि कब कोई बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी जगह पे एक दूसरा एल्केमिस्ट ले सके। लेकिन ये जगह को एक्सचेंज करने वाला मेथड भी काफी ज्यादा रिस्की था। इस वजह से ऑलरेडी कई जड़ी बूटियां खराब हो चुकी थी। जियान हाइबोदों की तरफ देख के स्माइल के साथ कहता है कि जिन 2 लाइफ डिवावरिंग पिल को हमने रिफाइन किया है, इन्हें मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, और ऐसे सोल्जर्स को इकट्ठा करना आपका काम है जिन्हें मौत का डर नहीं लगता। ये बात सुन के आइस एम्परर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते हैं कि ऐसे वॉरियर्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, बस हमें इस लाइफ डिवावरिंग पिल की कमी नहीं पड़नी चाहिए। और अगर ये काम सही से चलता रहता है तो 1 साल के अंदर हमारी यान अलायंस के पास 10 दोवांग लेवल के वॉरियर्स और होंगे। ये बात सुन के जियान सोचता है कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ से कोई न्यूज आई तो उसे फटाक से यहाँ से जाना होगा। जियान कहता है कि हम पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे और फामा को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो हम और भी ज्यादा पिल्स को रिफाइन करेंगे। जियान कहता है कि इशू तो बस ये है कि मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे एक लंबी सी ट्रिप के लिए जाना पड़े, और उस समय हमारी पूरी यान अलायंस सिर्फ ओल्ड फामा पे रिलाई कर रही होगी। अब खैर जियान की ये बात सही भी थी, क्योंकि ये 2 की कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, और जियान को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट था, ना कि एक फैक्शन को ग्रो करने में। क्योंकि अगर जियान को अकेले जाके प्रैक्टिस न करनी होती तो वो इस अलायंस को क्रिएट ही नहीं करता, और इस वक्त जामा एम्पायर जियान की स्ट्रेंथ बढ़ाने में कुछ खास मदद कर भी नहीं सकता था। बस ये बड़ा सा 2 की कॉन्टिनेंट ऐसा था जहाँ जाके जियान अपनी स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेवारी जियान के पास थी
अपने टीचर और फादर को रेस्क्यू करने की। और फिर बात आती है जूनर के क्लैन में जाने की, और इन कामों के लिए जियान को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ने वाली है। इस वजह से जियान का धैर्य बहुत जल्दी से कम होता जा रहा था। जियान चाहता था कि सारे यान अलायंस के मैटर्स को वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दे। तभी हमारा ध्यान जाता है फामा पे। वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यान अलायंस का ध्यान रखने में, लेकिन हमारे जामा एम्पायर में एक ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा कैपेबल है, और अगर उसका साथ मिल जाता है तो ये लाइफ डिवावरिंग पिल का प्रोडक्शन और भी ज्यादा तेजी से हो सकता है। ये बात सुन के जियान सरप्राइज के साथ कहता है कि ऐसा कौन है, और जिसका आंसर करते हुए फामा बोलते हैं कि पिल्किंग गुहे। अब ये बात सुन के जियान की आईब्राउज थोड़ी सी नेट हो जाती हैं। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि गुहे की स्किल्स पे मैं डाउट करता हूँ, लेकिन बस मेरी और उसकी रिलेशनशिप ऐसी है कि शायद उसके लिए इम्पॉसिबल होगा कि वो मेरे अंडर काम कर सके। ये बात सुन के फामा हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि अलायंस चीफ और गुहे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया था, लेकिन आप दोनों इतने ज्यादा नैरो माइंडेड हो नहीं सकते हो, और अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट के डीप में जाएं तो आप दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन भी नहीं हो। अब भले ही गुहे थोड़ा सा घमंडी है, पर ऐसी बात नहीं है कि उसे राजी न किया जा सके यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। अब ये बात सुन के जियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि जियान तो ये जानता ही था कि गुहे का पिल रिफाइनिंग टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, और इसी टैलेंट की वजह से उसे रिक्रूट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, और जनरली ऐसे लोग किसी के सामने सबमिट नहीं करना चाहते। जियान कहता है कि एल्डर फामा आपके पास कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर गुहे एक बार रिक्रूट हो जाता है तो जियान निश्चिंत होकर यान अलायंस को छोड़ के जा सकता है। हमारा ध्यान जाता है फामा पे, जो कि जियान से पूछते हैं कि क्या अलायंस चीफ ने पिल टावर के बारे में सुना है। जियान कहता है पिल टावर। जियान के ऐसे रिएक्शन की वजह से फामा को मालूम पड़ जाता है कि जियान को घंटा नहीं पता। वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि पिल टावर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कई एल्केमिस्टों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, और ये एक बहुत ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि एल्केमिस्ट के टीयर सिस्टम को भी इन लोगों ने क्रिएट किया है। अब भले ही यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खतरनाक है। इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पिल टावर से पंगे ले सकें। अब ऐसा हो सकता है कि पिछले टाइम से पिल टावर की रेपुटेशन थोड़ी सी कम हो गई हो, लेकिन अभी भी पिल टावर के कोर में इस द्वीपी कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट रहते हैं, और अभी गुहे भी पिल टावर में एंटर करने की वजह से ट्रेन कर रहा है। लेकिन अगर हमारे यहाँ से किसी को पिल टावर में एंटर करना है तो उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, और यही रीजन था कि पिछली बार गुहे हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में आया था। एल्केमिस्ट एसोसिएशन की रेपुटेशन तो बस जामा एम्पायर में फैली हुई है, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो शायद ही किसी ने एल्केमिस्ट एसोसिएशन के बारे में सुना होगा, और इसी कारण की वजह से हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन की इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो गुहे को पिल टावर के लिए रिकमेंड कर सके, और इसी वजह से हमने गुहे की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। फामा बताते हैं कि अभी पिल हॉल की रेपुटेशन एल्केमिस्ट एसोसिएशन से भी आगे निकल चुकी है, और बहुत ही जल्दी हमारा पिल हॉल वो क्वालिफिकेशंस भी रखेगा जिससे एल्केमिस्ट को पिल टावर के लिए रिकमेंड किया जा सके। और अगर अलायंस चीफ इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि गुहे यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद जियान एक गहरी सोच में चला गया था। जियान एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि चलो हम ट्राई कर सकते हैं, और अब वो कैसे ट्राई करेगा ये मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और आप बताओ कि ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। भाई कल के पोल के रिजल्ट में 85% लोगों ने क्वीन मेडुसा को वोट किया है, और सिर्फ 15% किया है हमारी जूनर को। अब इसे ठरक नहीं तो क्या बोलेंगे। और कुछ लोगों का कमेंट ऐसा था कि वो दोनों लड्डुओं की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। खैर जो भी, अगर तुम लोगों के पास कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। और पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि उसमें क्वीन मेडुसा ने बैंड बजा दी थी म्यूलन वैली के एल्डर्स की। तो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सत श्री अकाल।